गुलिस्तान टीवी के पॉपुलर प्रोग्राम ओपन टॉक में आपका खुश आमदीद है। नाज़रीन, आज गुलिस्तान टीम श्रीनगर से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर नॉर्थ कश्मीर के उड़ी असेंबली सेगमेंट में पहुंची है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस ओपन टॉक में हम वादी कश्मीर की मुख्तलिफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का दौरा कर रहे हैं, वहाँ के मकामी MLAs को मदऊ करते हैं, आम लोगों की बात सुन रहे हैं, क्योंकि आम लोगों ने अपना मैंडेट, अपना वोट दिया है और 6 साल के बाद जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बरसर इक़्तिदार आ चुकी है उमर अब्दुल्ला की क़यादत में। आज हमारे ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर सज्जाद शफ़ी उरी साहब, जो कि यहाँ के मकामी MLA हैं और यहाँ के कई मुअज़्ज़ज़ शहरी यहाँ से हमारे पास आज ज्वाइन कर रहे हैं। हमें कश्मीरी पंडित बरादरी से लोग ज्वाइन कर रहे हैं और साथ साथ हमें वकला बरादरी और यहाँ के जो समाजी कारकुनान हैं, ट्रेडर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो भी हमें ज्वाइन करें। सबसे पहले हम डॉक्टर सज्जाद साहब, आपका शुक्रिया, आप यहाँ पे आए हैं। आपसे पहला सवाल है, लोग गुलिस्तान टीवी पे भी देख रहे हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी है, आपको जो मैंडेट दिया है, आप पे जो एतमाद किया है, आपका पहला रिएक्शन? देखिए, सबसे पहले शुक्रिया गुलिस्तान टीवी का कि आप इस दूर दराज इलाके में LOC के इस टाउन में पहुँचे हैं और हमें खुशी है कि आपने ये प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट किया है। ये गेटवे है, उधर के लोगों के लिए है। जो लोगों ने प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त और जो एतमाद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर और मुझ पे किया है, मैं उनका एहसानमंद हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और इस मिशन के साथ निकला हूँ कि आइंदा आने वाले 5 साल में जो हमसे हो सकेगा, हमारी जमात से हो सकेगा, मुझसे हो सकेगा, हम लोगों की सफरिंग्स को, लोगों की परेशानियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी कि डॉक्टर सज्जाद साहब कह रहे हैं कि लोगों ने हम पे एतमाद किया है और हम इस चीज़ को महसूस करते हैं लोगों के क्या मसाइल है और ख़ासकर ये गेटवे ऑफ कश्मीर में इस वक्त हमें और यहाँ क्या मसाइल है, उनको कैसे एड्रेस करना है, वो ये जानते हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। MLA साहब सामने हैं, क्या कहेंगे आप? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके गुलिस्तान न्यूज़ चैनल का कि आप यहाँ पे उड़ी पे आए और आपने ये ज़रूरी समझा कि आप लोगों के मसाइल जो हैं वो हमारे MLA तक पहुँचाएँगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद जो जैसा कि हमारे MLA साहब हैं, इनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो कि इन्होंने बड़े बाहरी मैंडेट से जो है लोगों ने इनको जिताया है। अब चूँकि डायरेक्ट सवाल पे आते हैं, जैसा आपने सवाल कहा, सवाल से पहले मैं थोड़ी अपनी इंट्रोडक्शन में दे दूंगा आपने, क्योंकि अभी भी आपको शक है। आपने कहा जैसा कि कोर्ट से आप हो, तो मैं वाइस प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन उड़ी हूँ, एडवोकेट मुमताज़ अहमद बेग। जहाँ के बाशिंदे होने के नाते नाते हमारे जो है समाज के तई बहुत सारी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जिस हद तक हम अपना काम कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन जो हमसे ज़्यादा काम है तो वो हमारे MLA साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। चूँकि सवाल पे सीधा आ जाएँ, जहाँ तक इन्होंने यहाँ से जीता है तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको जो है इन्होंने लोगों का जो लोगों की ग्रीवियंसेस है उनका इजाला करना ज़रूरी है। तो अब जब ग्रीवियंसेस की बात करें, जैसा कि इनको पता हो या ना हो, ये हमारी ज़िम्मेवारी बनती है कि इन तक ये बात पहुँचाना। अब उड़ी टाउन से बात शुरू करेंगे। जैसा कि हम उड़ी टाउन में रहते हैं, हमारे पास बहुत सारी जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स में बड़ी ये प्रॉब्लम ये है कि हमें पिछले 20 साल से, यानी कि हम देखेंगे तो हमारे जहाँ तक ये डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू होता हुआ, चूँकि आज़ादी के बाद शुरू हुआ, लेकिन उड़ी में जो है पिछले 10-20 साल से शुरू हुआ। लेकिन इन 20 साल में भी हमारे उड़ी में अभी भी किसी भी वार्ड की रोड कनेक्टिविटी नहीं है। ये हमारा डायरेक्ट सवाल होगा एक। दूसरी बात है, जब हमारे MLA साहब ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, इन्होंने कहा था कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को जो है ख़त्म करेंगे। उसके लिए हम इनसे ये पूछते हैं कि हम लोगों के पास आप एक अपना पूरा प्रोग्राम दिखाएं कि ये कैसे, क्योंकि ये जो है ये खाली उड़ी की प्रॉब्लम। दो सवाल है आपके, दो सवाल है आपके। सज्जाद साहब, आपने 2 सवाल सुने, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात जो हमारे एडवोकेट साहब ने कहा है वो उड़ी टाउन की है। अगर आपको उड़ी टाउन की टोपोग्राफी नज़र आएगी, समझ आएगी, तो हमारे यहाँ पे ये कनेक्टेड वार्ड्स हैं। जब तक कहीं ज़मीन अवेलेबल नहीं होगी तो रोड नहीं बन सकती है। यहाँ तो लोग 1 इंच छोड़ने के लिए तैयार नहीं है फुटपाथ्स के लिए, रोड तो बड़ी दूर की बात है। जहाँ जहाँ पे भी हमारे वार्ड्स में लैंड अवेलेबल है, वहाँ पे हमने पहले भी रोड्स निकाली हैं और आगे भी हमारा प्रोजेक्ट वो है कि हम उधर जो है रोड जो है वहाँ तक, उन वार्ड्स तक पहुँचाएँगे। जहाँ पे अवेलेबल नहीं है,
तो हमारा वहाँ यही रहेगा कि वहाँ पे हम एटलीस्ट फुटपाथ जो हैं वहाँ हम पहुँचाएँ। और अभी हमने इसी में एक पहल की है, हमने पैसे रिलीज़ करवाए हैं म्यूनसिपलिटी को, इसमें 1 करोड़ 25 लाख रुपया, और हम डिफरेंट वार्ड्स में फ़िलहाल ड्रेन्स एंड फुटपाथ्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और हमने हर वार्ड वाले को ये कहा हुआ है कि आप देखिए कि जहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है, जहाँ पे हमारी रोड बन सकती है, हम उसको करेंगे। जो दूसरा क्वेश्चन उन्होंने बोला, देखिए हमारे वो मैनिफेस्टो में है कि जो हमने ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए जो है बेरोज़गारी को दूर करने का सिलसिला है। अभी हमारी गवर्नमेंट को 2 हफ्ते भी बने हुए नहीं हुए हैं, अभी वी आर इन ए प्रोसेस। और हमारा चीफ मिनिस्टर साहब का जो अज़म है कि हमारा पहला अज़म जो है वो हम नौजवानों की जो है बेरोज़गारी को दूर करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमने एक ब्लूप्रिंट जो है चीफ मिनिस्टर साहब ने और काबीना ने तैयार किया है, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हमने अभी से स्टार्ट कर दिया है रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ को, SSRB को, PSCs को। और अभी ही आपने देखा होगा कि पिछले ही हफ्ते हमारी मिनिस्टर फॉर एजुकेशन ने जो है जो लेक्चरर्स की पोस्टें हैं वो रेफ़र कर दी PSC को। सो हम उस प्रोसेस को हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। जी, आपसे जानना चाहेंगे MLA साहब सामने, आप यहाँ के मकामी बाशिंदे हैं, पिछले कई सालों से बहुत कुछ बदला है, क्या कुछ करने की ज़रूरत है? सजाद साहब। मैं नदीम अकबर अब्बासी, मैं सरहदी ज़िला सरहदी इस उड़ी के लास्ट पॉइंट पे अड़ूसा में रहता हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब को हम बहुत बहुत मुबारक देंगे, भारी अक्सरियत से उड़ी से जीते हैं, नौजवान हैं, हमें उम्मीदें हैं इन पे। मैं सरहद के बारे में ये कहना चाहूँगा कि हमारी 2 चीज़ें हैं वहाँ पे, 2 सवाल मेरे रहेंगे इनसे। एक तो सरहद जो है हमारी बिल्कुल चकोठी के सामने रहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद पड़ता था पहले दौर में। तो मैं ये चाहूँगा कि टूरिज़म मैप पे उसको लाने के लिए हमने डॉक्टर साहब से हमारी उम्मीद रहेगी कि हम इस उड़ी को इस्लामाबाद से नीचे पूरे टूरिज़म के नक्शे पे लाएंगे, ताकि जैसे हमारे कैरन में, हमारे टंगडार में नीचे हम टिटवाल में चले जाएं, या बाकी सब बॉर्डर टूरिज़म के लिए, क्योंकि टूरिज़म का इतना स्कोप है। जहाँ पे मैं रहता हूँ अड़ूसा से सिर्फ सामने हम देखेंगे तो 1 किलोमीटर की दूरी हमारे सामने रेवंद गाँव है। तो बहुत सारे लोग यहाँ से कमान जाते हैं, लेकिन टूरिज़म पे अगर उस नक्शे पे पूरे को लाया जाए, यहाँ पे पावर हाउस 2 हैं हमारे, एक बहुत बड़ी डैम है, वहाँ से क्रॉस करते हुए हमारा सरहदी जो गाँव है अड़ूसा, गवालता, चाकरा, ईशम, तो हम अगर उसको टूरिज़म के नक्शे पे लाएंगे तो इंशाल्लाह रोज़गार के बहुत सारे वसाइल पैदा होंगे। तो एक मेरा ये क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन ये है कि मैं फार फ्लांग एरिया से बिलोंग करता हूँ। उड़ी के वो गांव हैं ईशम, चाकरा, अड़ूसा, गवालता, दर्दकोट, नावारुंडा। तो एजुकेशन के हवाले से बात करूँगा। देखिए, एजुकेशन के मैदान में अगर हम आगे रहेंगे ना, तो हम वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता है जो पढ़ने से पीछे रह जाए, जो एजुकेशन में पीछे रह जाए। तो मैं ये कहूँगा कि हमारे जितने भी हाई स्कूल, मिडिल स्कूल जो हैं, एक तो अर्थक्वेक के बाद आज तक मौका भी नहीं मिला। डॉक्टर साहब पहली बार आए हैं। अर्थक्वेक के बाद आज तक वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दरम बरम होकर जो अर्थक्वेक में रह गया था, जहाँ पे टेम्परेरी शेड बने हुए हैं, स्टाफ नामो निशान नहीं है। सरहद पे दूर जाने के लिए, इतने दूर जाने के लिए, दूर जाने के लिए हमारे उस्ताद इकराम जो हैं, जो हमारे टीचर हैं, वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं डॉक्टर साहब से ये कहूँगा कि एक उन स्कूलों को कैसे बेहतरीन एजुकेशन। डॉक्टर साहब ने आपके दोनों सवाल सुने, जैसे सजाद साहब इन्होंने 2 सवाल अलग अलग पूछे, आपने सुना भी, तो कैसे जवाब देंगे आप? पहला क्वेश्चन जो है टूरिज़म के मुतालिक उन्होंने कहा है, तो बिल्कुल हमारा जो फोकस है वो हमने अपने लोकल मैनिफेस्टो में भी किया है कि हम उड़ी को 3 तरह का टूरिज़म में लाना चाहते हैं। 1 इज़ इको टूरिज़म, अनदर इज़ बॉर्डर टूरिज़म, और अनदर इज़ पिलग्रिमेज टूरिज़म। हमारे यहाँ पे बाबा रंगी इमाम और बाबा काजी नाग हैं, वो हमारे पिलग्रिमेज टूरिज़म के लिए जो हम उनको फ़रोग़ देंगे। और जो बॉर्डर टूरिज़म है, जैसे ये लास्ट विलेज ऑफ ग्वालता है, लास्ट विलेज है हमारा, वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हमारा ये है कि वहाँ पे हम लोगों को तरजीह देंगे बॉर्डर टूरिज़म के लिए, आके वो हमारी लास्ट जो है कमांड पोस्ट पे आके देखें, उधर का हिसाब भी देखें, इधर का हिसाब भी देखें, और रात को वहाँ स्टे कर सकें। तो हमारा ये है, हमारा फोकस है कि वहाँ पे जो है होम स्टे का प्रोसेस एक स्टार्ट करें, ताकि लोग एक कमरा, किचन, बाथरूम दे सकें। उससे दोनों चीज़ें होंगी, एक तो लोग लुत्फ़अंदोज़ होंगे, एक बॉर्डर एरिया में आके देखेंगे ब्यूटी ऑफ दिस उड़ी प्लेस, और सेकंडली वहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो हमारी ये जो कोशिश रहेगी कि हम उसको बॉर्डर टूरिज़म के मैप में लाएँ। दूसरी जो चीज़ उन्होंने कही है वो उन्होंने बिल्कुल सही कही है, दैट इज़ एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम में हमारे यहाँ काफ़ी दरहम बरहमी हुई है, और ख़ास तौर पे हमारे जो टीचर्स साहिबान हैं, जो मास्टर ग्रेड टीचर्स हमारी पोस्टें हैं, वो वैकेंट पड़ी हुई है, या उनके ऊपर जो लोग हैं वो तनख्वाहें ले रहे हैं
और पोस्टेड हैं वो बारामूला में, पटन में। और मैंने वो चीज़ ऑलरेडी अपनी रिव्यू मीटिंग में टेकअप किया है कि भाई डिप्लॉयमेंटें कैंसिल की जाएँ। और मैं ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा से मैंने ऑलरेडी ये बात उठाई हुई है। और इंशाल्लाह अब हमने सेशन भी चेंज कर दिया है। बड़ी बात जो हमारा पहला एजेंडा था कि हम इसको वापस बैक टू अक्टूबर सेशन लाएंगे ताकि हमारे बच्चों के ऊपर ये सफ़र ना हो। और उसमें उस कड़ी में 2 दिन पहले चीफ मिनिस्टर साहब ने वो ऐलान कर दिया। और अब हमारा ये नेक्स्ट फोकस जो है वो स्ट्रेंथनिंग ऑफ द स्कूल है, स्टाफ के स्ट्रेंथनिंग है, उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। और इंशाल्लाह रब्बिल इज़्ज़त हमारा ये अज़म है कि जो हमारा आखिरी गांव है, आखिरी विलेज में जो हमारा प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल या मिडिल स्कूल है, हम उसको वहाँ पे टीचर पहुँचा सकें और बच्चों को जो है आला से आला तालीम दे सकें। ठीक है, यानी कि सजाद साहब कह रहे हैं कि एजुकेशन सेक्टर हमारी पहली प्रायोरिटी है और टूरिज़म को भी हमें इस मैप पे लाना है गाँव को, ताकि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो और लोग सैर व तफरी भी यहाँ पे कर सके। नवीद बुख्तियार, आप एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप बहुत काम भी करते हैं और इवन के आर्टिकल्स आपके छपते हैं, आप बहुत अच्छी तरह से इस कॉन्स्टिट्यूंसी को जानते हैं, और क्या करने की ज़रूरत है नए एमएलए साहब को? आप जैसे लोगों ने इनको मैंडेट दिया है, इस पर एतमाद किया है। पहले तो इमरान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक मौका दिया अपनी बात रखने का। मैं कहूँगा इट्स टू अर्ली, बिकॉज अब टोटली प्रीमैच्योर स्टेज पे है हम कि हम मीडिया ट्रायल करें अपने एमएलए साहब की, कि जहाँ पे इनको अभी 1 महीना भी नहीं हुआ जीते हुए। सो अगर आप इनके वोट्स देखेंगे, वोट एमएलए साहब ने 40,000 लिया है, और अगर 100 बंदे ये रोज़ भी मिलेंगे तो अभी इनके 30-40 दिन भी अभी एज एमएलए कंप्लीट नहीं हुई। तो आई रिक्वेस्ट कि सबसे जितने भी एमएलए सिविल सोसाइटी हैं या एक्टिविस्ट हैं, लेट्स गिव देम ए टाइम, इनको एक स्पेस दें, इनको कम से कम हवा लेने का मौका दें, और फिर 6-8 महीने के बाद वी विल सिट अगेन हियर, या 2 साल के बाद फिर हम इनसे पूछेंगे कि आपने क्या क्या किया। अदरवाइज वी आर वेल वर्स्ड कि इनका मैनिफेस्टो क्या है और यहाँ पे क्या किन किन कामों की ज़रूरत है। मुझे लगता है हमसे बेहतर ये जानते हैं कि उन्होंने एक ग्रास रूट पे बड़ा एक अरसे काम किया है। तो उसके अलावा मैं कहूँगा कि मेरी तरफ से इट्स नॉट ए राइट टाइम एज ए गवर्नेंस एक्टिविस्ट। अगर मेरे सामने एलजी साहब होते या मेरे साहब कोई ब्यूरोक्रेट होते, मुझे ज़्यादा अच्छा वो लगता उनसे सवाल पूछना कि आपका क्या रिपोर्ट कार्ड है 5 साल के लिए, ना कि एमएलए साहब। इनको तो 20 दिन हुआ, इनको तो अभी मौका ही नहीं मिला। लेट्स वेट, देयर आर मेनी मोर। कई सारे लूप होल्स बता दिए हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, उड़ी के हवाले से जब हम बात करते, थोड़े से कुछ लूप होल्स बताएं शायद जिनको सजाद साहब एड्रेस कर सकें। पहली तो मैं कहूँगा कि अकाउंटेबिलिटी, ब्यूरोक्रेसी की अकाउंटेबिलिटी मस्ट है। आप हमारा तहसील ऑफिस लेंगे या कोई भी ऑफिस लेंगे, यू वोंट सी एनी ऑफिसर सिटिंग देयर। आप कभी नहीं पाएंगे कि ऑफिसर वहाँ बैठे हैं। हम कल तक 8 अक्टूबर से पहले आप एसडीएम ऑफिस जाते, आप पूछते एसडीएम साहब कहाँ हैं, एसडीएम साहब बारामूला मीटिंग में है। वो मीटिंग कभी ख़त्म ही नहीं होती है। दैट इज़ विद अ रेगुलर थिंग। फर्स्ट एंड प्राइम मोस्ट थिंग मैं कहूँगा कि ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी, उनसे जवाबदेही कि आप कब बैठते हैं, कब जाते हैं। और सबसे बड़ा इशू जो दैट इज़ द कॉमन इशू ऑफ द कश्मीर, दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। जो बेरोज़गारी है नौजवानों में, उसको दूर करना है। फिर इलेक्ट्रिसिटी है, प्रिजनर्स के राइट्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको हल करने की ज़रूरत है। बट इस खित्ते के हवाले से, उड़ी के हवाले से मैं कहूँगा गवर्नेंस पे ज़्यादा फोकस देना है। देयर आर लैंड माइंस, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग विक्टम्स। यहाँ लाल हुसैन साहब बैठे हैं, वो आपको बोलेंगे उनका गाँव तार के उस पार है। उसके गांव के लिए कोई रिलीफ होना चाहिए कि उनका गेट खुले रहें 24 घंटे के लिए। आपने कुछ बातें रखी, लाल हुसैन साहब आप बताएं, फिर पहले अपना तारुफ कराएं, किस गांव से आप? मैं लाल हुसैन कोहली, सोशल एक्टिविस्ट, गांव चुरुंडा से हूँ, मैं वहाँ का एक बाशिंदा भी हूँ। आज आपने यहाँ हमें बोलने का मौका दिया, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अपनी तरफ से मेरे सामने एमएलए साहब मोहतरम डॉक्टर सजाद शफीउड़ी साहब बैठे हुए हैं, तो मैं इनके सामने अपने कुछ इशू रखूंगा, अपने इलाके की बात करूंगा। मेरा सबसे पहले जो ग्रीवेंस है, मेरा सबसे पहले जो इशू है वो है एजुकेशन का। एक मिडिल स्कूल है, बच्चों का बहुत ज़्यादा रोल है, 6 उस्ताद काम कर रहे हैं, दूसरे गाँव से आते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि 10 साल से हमारी इस यूटी जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात नहीं हुए थे। आज तो हम खुश हैं, हमारे यहाँ का असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी उड़ी का रिप्रेजेंटेटिव हमारे सामने बैठे हैं, मोहतरम डॉक्टर सजाद शफीउड़ी साहब। तो इनके सामने मैं इशू ये उठाऊँगा कि हमारे मिडिल स्कूल को अपग्रेड करना था हाई स्कूल में, यानी चुरुंडा की बात कर रहा हूँ मैं। मिडिल स्कूल को अपग्रेड करना था हाई स्कूल में, उसका प्रपोजल 5 साल पहले बना के भेजा था, लेकिन अभी तक उसका कोई हल नहीं निकला। हमारे चुरुंडा और बाडग्रां, चुरुंडा बाडग्रां 2 गांव मिला के एक हलका बनता है। चुरुंडा बाडग्रां 2 गांव के तुलबा व तालिबात को
15 किलोमीटर का पैदल सफ़र करके हाई स्कूल बलकोट में तालीम हासिल करने के लिए जाना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली हम भी इसको बड़ी अनफॉर्चुनेट देखते हैं। ये यानी कि बच्चों के लिए कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं है। रोड्स बनाई गई है लेकिन उसको कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। जब बारिश होती है तो बारिश का सारा पानी लोगों के मकानों के अंदर आ जाता है। तो मेरे हिसाब से इस 10 सालों में हमारे इलाके के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है और हम उम्मीद रखते हैं कि एक नौजवान लीडर हैं, उड़ी का दर्द रखते हैं, इनको प्यार है, इनको मोहब्बत है अपने उड़ी के इलाके से, तो इंशाल्लाह मैं आगे भी यानी कि आप उम्मीद रखते हैं। सजाद साहब, नवीद ने जिस तरह बात की, अकाउंटेबिलिटी की उन्होंने बात की, और हमारे लालदीन साहब ने भी कुछ इश्यूज रेज़ किए। देखिए, नवीद साहब ने जो बात की अकाउंटेबिलिटी की, तो हमने पहली रिव्यू मीटिंग में यही अपने ऑफिसर साहिबान से कहा कि अकाउंटेबिलिटी इज़ मस्ट। और पहले क्या हुआ मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। कितने दावे किए गए पिछले 5 साल में और क्या क्या पूरा हुआ है वो हमारे सामने आया है। लेकिन अब क्योंकि सरदारी जो है अवाम का हक़ है और सरदारी जो अवाम को दी गई है और हम भी अवाम के जो हैं तय चलने वाले लोग हैं, उनकी मुश्किलात को दूर करने वाले लोग हैं, तो हमारा भी ये फोकस है कि इस वक्त हम जो है हम लोगों की मुश्किलात को दूर कर सकें। और मैंने अपनी पहली मीटिंग में यहाँ पे यही बात कही एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप मेरी आंखें हैं, आप मेरे बाजू हैं, आप मेरे कान हैं। तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आज के बाद अकाउंटेबिलिटी होगी। जब ऊपर ऑफिसर बैठेगा तो नीचे वाले भी बैठेंगे, अगर ऊपर ऑफिसर नहीं होगा तो नीचे वाले भी नहीं बैठेंगे। मुझे अपने लोगों की सफरिंग्स को कम करना है, लोगों की मुश्किलात को दूर करना है और उसके लिए आपने मेरा संजोग देना है। और मुझे सब ऑफिसर्स ने यकीन दहानी दी है और मुझे लग रहा है कि चेंज इज़ देयर एंड आज लोग जा रहे हैं और लोगों के मसाइल जो हैं हल होने की आहिस्ता आहिस्ता कोशिश हो रही है। जैसे नवीद साहब ने कहा कि एक सिस्टम जो था 5 साल पहले, जो सिस्टम एक स्टार्ट हुआ, उस सिस्टम को तोड़ने में, उसको बैक टू ट्रैक लाने में थोड़ा टाइम तो लगता है। तो हम ये कहेंगे कि रातों रात चिराग लेके हम जलेंगे और वो जल जाएगा, वो ऐसा सिचुएशन नहीं है। इट विल टेक टाइम। उनको भी ये डाइजेस्ट करने में, ब्यूरोक्रेसी को भी टाइम लगता है। सो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है थिंग्स विल इम्प्रूव। और दूसरी बात जो है इन्होंने लाल हुसैन साहब ने कहा है चुरुंडा के बारे में, देखिए पुराना क्या हुआ है आई डोंट नो। हम वक्तन फ़क्तन एज ए पॉलिटिशियन, एज ए सोशल एक्टिविस्ट लोगों को, अपनी गवर्नमेंट को बताते रहे, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं थी। लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। और मैंने पहली ही मीटिंग में अपने ज़ाडियोस से ये कहा कि आप एक ब्लूप्रिंट मेरे सामने लाइए और आप मुझे दिखाइए कि आप बताइए कितनी डिप्लॉयमेंट्स हैं। ये नहीं होना चाहिए कि एक जगह पे 100 बच्चे हैं तो वहाँ 8 टीचर हैं और कहीं पे 250 बच्चे हैं और वहाँ पे 3 टीचर हैं। तो ये नहीं होगा, डिप्लॉयमेंट्स कैंसिल होंगी। और पहला हमारा जो फोकस है वो हमारा नवंबर के महीने में इम्तिहानात के हैं जो 9th क्लास तक हैं, वो हमारा प्राइम फोकस रहेगा, वो कंप्लीट हो जाए और उसके बाद हम रैशनलाइजेशन करके इंशाल्लाह जहाँ जहाँ पे भी कमी पेशी होगी वो हम उसको दूर करेंगे। और इन्होंने एक बात कही कि 10-15 किलोमीटर बच्चों को पैदल सफ़र करना पड़ता है स्कूल। देखिए, वो बदकिस्मती रही है प्रीवियस गवर्नमेंट्स में कि यहाँ पे इनका एक रोड जाता था, चुरुंडा रोड, उड़ी से चुरुंडा रोड, उसका DPR बड़े गलत तरीके से बनाया गया। रीज़न फिर नतीजा ये होता है कि जब भी बारिश पड़ती थी तो वो पानी नाले में आता था, वो रोड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती थी। अब हमने उसका नया DPR बनाया हुआ है और हम उसको दूसरी साइड से भी कोशिश कर रहे हैं बनाने की। और इंशाल्लाह वो जो मुश्किलात हैं उनकी, ख़ास तौर पे जब वेदर डजंट परमिट, बारिशें होती हैं, बर्फ़ होती हैं, उसको ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। अदरवाइज़ हमने जो है रोड ओपन रखी हुई है। इस बार उस रोड का काफ़ी हद तक मैग्नेमाइजेशन भी हुआ है। तो इंशाल्लाह वो जो मुश्किलात है रोड की, वो इनसे ज़्यादा परेशानी मुझे है। और मैंने ही वो रोड जो है ड्यूरिंग गवर्नर्स रूल में भी मैंने ही उसको टेकअप करके मैंने ही उसको इम्प्रूव किया है। ठीक है, यानी कि सजाद साहब कह रहे हैं कि जो भी मसाइल है इनको हम कीनली देख रहे हैं और इनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। जी, आप अपना तारुफ कराएं, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा नाम यासिर आफ्ताब मलिक है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपकी गुलिस्तान टीम को कि वो इतने दूर आए हमारे ग्रेवेंसेस को सुनने के लिए। और डॉक्टर साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक बड़े भारी मैंडेट से वो जीते हैं। दो अभी यूनियन टेरिटरी है, इट्स टू अर्ली। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ नवीद के साथ कि बड़ा अर्ली होगा ये, मतलब इन चीज़ों पे बात करना, ग्रिल करना किसी को।
थोड़ा सा वक्त गुजरेगा, इंशाल्लाह स्टेटहुड भी जब वापस रिस्टोर होगा उसके बाद और पावर्स होंगे एमएलए के, इंशाल्लाह तब ये काम करेंगे। बट मैं इनको भी ये बात पता है, हम सबको ये पता है कि उड़ी जो है तहसील उड़ी सब डिवीज़न उड़ी जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। हमारे यहाँ पर 4 पावर हाउस फंक्शनल हैं और एक मोहरा जो पावर हाउस है वो जो डिसफंक्शनल हुआ है बहुत टाइम से। तो पिछली बार हमने सुना था कि कुछ काम होने वाला है बट वो ड्रॉप कर दिया गया। मैं इनको यही बताऊंगा, दे नो इट, कि मोहरा पावर हाउस का रिवाइवल होना कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें उनके साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट की हुई थी। उसने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में बहुत काम आया करता था उस इलाके में, राइट फ्रॉम बोनियार टू मोहरा। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी इस पे होती थी, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी रहती थी। कहते हैं कि मोहरा प्रोजेक्ट को दोबारा से बहाल करने की आप बात करें और ख़ासकर कि इन पावर प्रोजेक्ट्स का उड़ी के मकामी शहरियों को क्या फ़ायदा मिले। सजाद साहब अच्छी तरह इस सवाल को समझ चुके हैं, क्या कहना चाहते हैं ये? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पावर सेक्टर की जो बात की है उसमें मैं इनके साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारे यहाँ पे 3 पावर प्रोजेक्ट्स हैं और चिराग तले अंधेरा, हमें उनका बेनिफिट मिलना चाहिए, मिला नहीं। हमें 5 किलोमीटर की जो बोला गया था उस वक्त NHPC 1 और NHPC 2 के साथ जो मुआहदा हुआ था वो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। और जो मोहरा पावर प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने कहा उसके मैंने ऑलरेडी टेकअप किया था इशू, और पिछले साल एक फर्म को अलाटमेंट भी हुई थी ड्यूरिंग गवर्नर्स रूल, लेकिन बाद में उसको नहीं दिया गया। और आपके माध्यम से मैं बताता हूँ कि मैंने 3 दिन पहले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से ये बात डिस्कस की और मैंने पहली बात मोहरा पावर हाउस की बात की। उसमें उनको शायद ये बताया गया है पावर सेक्टर की तरफ से कि उसको दोबारा नए से DPR बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो पहले जो उन्होंने दिखाया है वो हम एक वो सिविल और दिस गवर्नमेंट पार्टनरशिप में बनाना चाहते थे। उसमें वो उनको 12 रुपये पर यूनिट उनको बताया गया है कि ये पड़ेगा, ये महंगा पड़ेगा, क्योंकि हम 4 रुपये पर यूनिट लेते हैं और देते हैं, और उसके बाद अगर हमें पीक पीरियड पे लेना पड़ता है तो वो 6 रुपये या 7 रुपये पर यूनिट पड़ता है। तो 7 और 12 में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो वो चीफ मिनिस्टर साहब को उन्होंने बताया कि भाई ये 12 रुपये में पर यूनिट पड़ेगा तो महंगा ये होगा। तो वो मैं चीफ इंजीनियर साहिबान से और डिपार्टमेंट से ये पता करना चाहता हूँ कि भाई आपने 12 रुपये पर यूनिट कैसे बनाया है, इसकी रिपोर्ट और कैसे आपने इसको ये किया है। हम उसको स्टडी करेंगे और उसको देखेंगे किस तरीके से वो वायबिलिटी बनती है। और NHPC 2 भी स्टार्ट होने वाला है, उनका भी ऑलरेडी वो हुआ है। और हमारे ऑलरेडी 2 यहाँ पे बोनियार में एक पावर प्रोजेक्ट जो है वो बन रहा है, उसका काम काफ़ी धीमी गति से चल रहा था, उसको वो किया हुआ है। वो हमारे बोनियार के एक्टिविस्ट राजा जावेद साहब, अल्ताफ़ साहब आपको बता सकते हैं। उसमें हमने पहल करनी है। और हमारा एक और प्रोजेक्ट जो था वो हमने नाला जो है अपना बिझामा नाला के ऊपर, वो भी उसका भी DPR बना हुआ था। तो मैं चाहूँगा कि वो प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट हो जाएं, उससे हमें दोनों चीज़ें हो जाएंगी, एक पावर जनरेशन भी हो जाएगी और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों को रोज़गार मिले, खासकर मकामी लोग। एक कश्मीरी पंडित हमारे साथ यहाँ पे हैं। जी आपका शुक्रिया। आप पहले अपना नाम बताएं और कौन से गाँव से? जी, मेरा नाम परमेश कुमार है, मैं लगाम से तलक रखता हूँ। बात यह है सर कि पहले तो मैं आपने डॉक्टर सजाद साहब का शुक्रिया अदा करूँगा फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। ये आज MLA ऑफिशियली बने हैं, लेकिन पिछले लास्ट 20 साल से ये एज ए MLA ही एक्ट कर रहे थे। वो लोग जो यहाँ रूलिंग पार्टी से रहे, मिनिस्टर बनकर रहे, उनके जो काम थे ना, जो उन्होंने कांटे बोए थे वो इन्होंने ही निकालते रहे। एक मिसाल में मेन मिसाल देता हूँ आपको। लास्ट टाइम गवर्नमेंट की तरफ से ST मिला और उसमें ऐसा इस तरीके से हम लोगों को हरासमेंट करी गई डिपार्टमेंट की तरफ से, रूलिंग पार्टी जो थी पिछले 5 साल के पहले, तो कहा जी हिंदी बरादरी को ST नहीं है। वो एक इन्होंने ऐसा तूफ़ान खड़ा कर दिया हम लोगों के लिए। तो हमारा कागज़ वगैरह जो भी हमें खर्चा लगता था वो कर देते थे हम, और लास्ट पर जब हमारे नायब साहब के पास जाता था तो हमें अब देना होता है इसमें इश्तिहार के लिए, तो वहाँ हमें बाहर नहीं, ये नहीं है, मैं वेरिफिकेशन करूँगा, मैं ये करूँगा। अवॉइड करने के लिए, हमें सफ़र करवाने के लिए इतनी अज़द कोशिश करी गई, लेकिन अल्लाह ताला सजाद साहब को उनको मुआवजा मिल गया, अजल मिल गई। और ये आए पर्सनली गए, हमारे साथ गए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कहा, SDM साहब को कहा, तहसीलदार साहब को और नायब साहब से भी कहा
कि आप ये क्या कर रहे हो। यहाँ अहमदीन का मकान है, यहाँ पर रमेश कुमार का मकान है, यहाँ जुल्फ़कार अली का मकान है, उसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, तो इनको क्यों इसका नहीं मतलब मिलेगा? ये है कि सजाद साहब अब चूंकि इस वक्त एमएलए है और ज़्यादा आप इस पे एतमाद कर रहे हैं, तो सवाल क्या है एमएलए साहब? हाँ हाँ देखिए सर, पहली एक बात मैं क्लियर कर दूं आपको, थोड़ा सा मैं तफसील में जाऊंगा। यहाँ पर जो माइग्रेशन नहीं हुई वो शफी साहब की वजह से नहीं हुई। उस वक्त वो हमारे यहाँ के सरबराह थे, नुमाइंदे थे, और उसके बरक्स आप कश्मीर में देख सकते हैं। और उसके बाद हमारे सजाद साहब की अनायत रही कि ये हमारे साथ चलते रहे, यहाँ से माइग्रेशन उसी कारण नहीं हुई। और जो बीच का दौर आ गया ना, हमारे ताज मोहिउद्दीन साहब का दौर रहा, तो उसमें तो यही हुआ कि हरासमेंट ही हुई। एक शफी साहब ने हमारे माइनॉरिटी ग्रुप को डिग्री कॉलेज रखा था वहाँ पे, कि यहाँ पर चल, वो ओल्ड टाउन था, वहाँ शिफ्ट करा गया जब कॉम्प्लेक्स को, वहाँ जगह नहीं दी गई, तो वहाँ पर डॉक्टर शफी साहब ने वहाँ पर हमें डिग्री कॉलेज सेंक्शन किया था। इट वाज सेंक्शनड। और बदकिस्मती हुई, हमारे ताज साहब आए और हमें वो कॉलेज भी वापस ले लिया हमसे, वो भी नहीं दिया। और जो रोड थोड़ा बनना था बस उतना ही रहा, उसी पर रहा ख़त्म। और तीसरा एक तोहफा मिला हमें उस पार्टी की तरफ से, शर्म है, और शर्मस्कार होना चाहिए उन लोगों को भी जो उनसे मुतल्लिक थे, चलते थे, और आज वो कुछ और कार्य करने जा रहे हैं। वाइन शॉप दे दी लगामे में, ऊपर मस्जिद शरीफ, साथ में मंदिर और साथ में नीचे गुरुद्वारा, वो वहाँ पर वाइन शॉप। और आज वहाँ पर हाल ये है, आप मेरे मुसलमान भाइयों से पूछ सकते हैं जो भी वहाँ पर जाते हैं नमाजी, जहाँ उनका वज़ू बनाते हैं, वहाँ पर वाइन शॉप की बोतलें पड़ी हुई हैं, और इन लोगों को पहले वो बोतल्स उठानी पड़ती हैं। हम लोग भी साथ होते हैं, बोतल उठानी पड़ती ठीक है, हम आपकी बातें सुन चुके हैं। एक मिनट, अब मैं पहले तो शर्मिंदा हूँ, इस वक्त तो हमारा कोई हक नहीं बनता बोलने का। सजाद साहब को सारा पता है। यू हैव एवरी राइट, आपको हक है, आप बताएं। नहीं आप नहीं क्या मैं हाँ मैं कहता हूँ, अभी तो कहते हैं ना जुमा 8 दिन हुए, तो ये तो पहले से ही हमारे साथ चल रहे थे। तो रिक्वेस्ट है डॉक्टर साहब से हमारी तरफ से, एक तो हमारा जल शक्ति का प्रॉब्लम है, वो जब शफी साहब फर्स्ट टाइम एमएलए बने थे तब से वो स्कीम है, हाँ, और आज वो स्कीम फुल ऑफ पोल्यूशन है। और वहाँ जो भी डट्टी वाटर आ रहा है ना, नालों का मिक्स होकर, वो हमें पीने के लिए दिया गया है। वो हमारी घर अर्ज़ है सजाद साहब से। और सेकंड, लिफ्ट स्टेशन को जानबूझकर बंद कर दिया है, ड्राई लिखकर। एक बार ड्राई कर लिख दिया था उन्होंने, तो ड्राई कर दिया था, और यही साहब थे कोई कंसल्ट हमारे मिनिस्टर से, तो कहा जी ड्राई है। जब हमने शोर करा, आपके विशाखा अरशाद साहब आए थे यहाँ गुलिस्तान न्यूज़ से, तो फिर वो 2 साल और चला, और उसके बाद फिर उन्होंने वो हाईवी हो गया। आपके दोनों सवाल आए हैं। सजाद साहब ये कश्मीरी पंडित बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, बड़ी डिटेल्ड इन्होंने बातें की, लेकिन आप समझे कि इनके मसाइल क्या हैं? बिल्कुल, इनके मसाइल बिल्कुल सही हैं। और मेन जो प्रॉब्लम इसके थे, बेसिकली हमारा जो लगामा था, लगामा में हमारी पंडित बरादरी रहती है, उसमें उसको तो ओल्ड टाउन वही था। ये नया जो है कम्प्लेक्स बनाया गया था जब शफी साहब एजुकेशन मिनिस्टर थे। और इस कम्प्लेक्स की मैं आपको ये ब्यूटी बताऊं कि 1983 में बनाया गया है। उसको जो हमारे लीडर जनाब शफी साहब का विजन था कि कितने विजनरी थे, आज जाके आप देखते हैं कि डीसी ऑफिस में नए जो डीसी कम्प्लेक्स बनते हैं, सब ऑफिस एक जगह होते हैं। तो आज आप देखिए कि जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, दिस इज़ ऑफिसर्स क्लब, 1983 कंस्ट्रक्ट हुआ है। इधर पुलिस स्टेशन भी है, इधर हॉस्पिटल भी है, इधर हायर सेकेंडरी भी है, और सब डिपार्टमेंट, तहसीलदार ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, सब यहाँ पे, यहाँ ग्राउंड भी है। सो ये एक विजनरी लीडर की एक पहचान होती है। तो जो ओल्ड टाउन था, हमने उसको, इसमें कोई शक नहीं है कि हम उसको चाहते थे कि वो भी डेवलप हो। तो हमने उधर एक डिग्री कॉलेज का उसका हमने रखा था प्रपोजल, और डिग्री कॉलेज, लेकिन 2002 में हमारी हुकूमत नहीं रही, तो वो डिग्री कॉलेज जो उन्होंने शिफ्ट कर दिया। दूसरा जो इनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पानी की, वो ये है, इंशाल्लाह रब्बिल अज़ीम मैं आपके माध्यम से इनको यकीन दिलाता हूँ कि हमारा जो मैंने परस्यू किया पिछले 1 साल से, जैसे जल जीवन मिशन गाँव के लिए आया हुआ है, तो अमृत आया हुआ है टाउन के लिए, वो ऑलरेडी सेंक्शन हो चुका है, और बहुत जल्दी इंशाल्लाह उसका टेंडर हो जाएगा। तो जो इनका पानी की जो प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह हम दूर करेंगे। ठीक है, वो दूर की जाएगी। जी आप बताएं। जी क्या नाम है? सवाल। मेरा नाम चौधरी मोहम्मद हनीफ चेची है, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये जो ओपन टॉक रखा हुआ है कि एमएलए साहब सामने बैठे और हम आपने उससे सवाल करें। मैं खुश नसीब हूँ कि मैं उसी गांव से हूँ जिसे मेरे जनाब मोहतरम एमएलए साहब हैं।
मुझसे ज़्यादा मेरे गांव के मसाइल के बारे में मेरे एमएलए साहब को पता है। और 8 अक्टूबर को जब रिज़ल्ट आए, भारी अक्सरियत से जब एमएलए साहब जनाब सजाद साहब कामयाब हुए, तो उसके बाद 20 दिन गुजरने के बाद ये मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ कि मैं अपने एमएलए साहब को अपने गांव के बारे में सवाल पूछूं, क्योंकि पिछले सवाल तो हमारे पास बहुत हैं। पिछले 10 साल से हम नुमाइंदगी से महरूम थे। 10 साल के बाद हमें नुमाइंदा मिला है, तो जाहिर सी बात है सवाल भी रहेंगे। तो सवाल ना पूछते हुए जब आपने सवाल के लिए खड़ा ही किया, तो एक पूरी गुजर कम्युनिटी की तरफ से एक सवाल रखूँगा एमएलए साहब के सामने कि हमें यहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट मिला हुआ है। यहाँ पे मैक्सिमम जितने भी हमारे अपर एरिया है वहाँ पे गुजर बरादरी रहती है, जो 6 महीने के लिए बैकू में जाते हैं माल मवेशी को लेके, और हमारा 90% गुजर बसर जंगलात पे है। आप देखिए कि बोनियार जो इलाका है, आधे से ज़्यादा गांव जंगलात में है, और जंगलात ने वहाँ पे तारबंदियाँ शुरू की हैं, जबकि इससे पहले कोई तारबंदी नहीं होती थी। उस तारबंदी के अंदर हमारे रिसोर्स बंद हो गए हैं, पानी बंद हो गया है, हमारे घास बंद हो गया है। तो समझे हम सो ज़रूर सजाद साहब इसका जवाब देंगे। जैसे इन्होंने कहा कि गुजर कम्युनिटी का एक अहम इशू है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, बिल्कुल इनकी बात बिल्कुल सही है कि हमारा इलाका जो है, बिल्कुल आप देखते हैं कि यहाँ पे तो राजौरी पुंछ से भी जो हमारे बकरवाल कम्युनिटी है वो भी यहाँ आती है। हमारे लच्छीपुरा माइया साइड में आती है, हमारे बोनियार साइड में आती है, जो गुलमर्ग के साथ टच करता है। तो इनने बिल्कुल सही कहा कि उस फॉरेस्ट एक्ट के तहत इनको टेम्परेरी तौर पे जो है 6 महीने के लिए ये वहाँ बनाते थे, ये रहते थे, अपने माल मवेशी को लेके जाते थे। लेकिन पिछले 5 साल में इनको काफ़ी सख्ती की गई है। तो हमने ऑलरेडी ये जो है इशू है टेकअप किया, और इंशाल्लाह रब्बिल अज़ीम हमारी गवर्नमेंट जो है इस एक्ट में तरमीम करेगी, जो पिछली बार जो इसको चेंज किया गया है, और इनको वो हक जो है, जो हुकूक जो हैं, जो पिछले 50 साल से रियासत जम्मू कश्मीर में दिए जाते थे, इंशाल्लाह वो बिल्कुल दिए जाएंगे। और इन लोगों को उसी तरीके से गर्मी में जो ऐसे अपने माल मवेशी लेके जो ऊपर बहकू में जाते थे, इनको पूरा बिल्कुल वो दिया जाए। ठीक है, ये तो हो गई गुजर कम्युनिटी की बात। जी आप बताएं, नाम बताएं, कहाँ से हैं आप और क्या सवाल? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला मेरा नाम इरशाद चौधरी है, मैं मैन टाउन उड़ी में रहता हूँ। सबसे पहले तो ये जमहूरियत का जो तर्ज अमल है, ये आपने देखना होगा कि, और उड़ी की तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है जब एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमारे बीच में है और हम उससे सवाल पूछ रहे हैं। इसी जमहूरियत को हम तरस गए थे अरसा 10 साल से, जो रियासत जम्मू कश्मीर में अभी भी रियासत मानता हूँ, और हमें उम्मीद है अपनी पूरी हुकूमत के ऊपर कि अल्लाह ने अगर हमारा साथ दिया तो हम फिर से इसको रियासत वापस लेकर के आएंगे। यहाँ पे सवाल बहुत सारे हैं। मेरे काफ़ी सारे एक्टिविस्ट भाइयों ने कहा कि इट विल बी वेरी अर्लियर कि अगर हम डॉक्टर सजाद साहब को एक ही दिन में सारा कुछ करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कोई नायक मूवी तो चल नहीं रही है जिसमें ये एक दिन के सीएम हैं और ये अनिल कपूर हैं। अरसा 5 साल के लिए उड़ी के एमएलए हैं। मैं डॉक्टर साहब से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि डॉक्टर सजाद साहब, एक गरीब आदमी को बिजली, सड़क और पानी चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मेरे काफ़ी सारे एक्टिविस्ट भाइयों ने भी सवालात किए, लेकिन कटेलमेंट्स जो विंटर आपको पता है जो शुरू हो गया है, जिस पे हमारे सीएम साहब को मुबारकबाद देना चाहेंगे, जिन्होंने बड़ा तंज जो है कसा है उनके ऊपर, और जो कटेलमेंट्स जो हमारे पावर की हैं, एटलीस्ट हमें अगर 8 से 10 पावर है तो 8 से 10 ही रहना चाहिए, 8 से 8.5 ना रहे। जो कटेलमेंट्स की बात है उसमें प्रॉपर तरीके से ये खुद असाइन करें उन चीज़ को, और ये देखेंगे नजरसानी कीजिए। उसके बाद जो दूसरा इशू है, आप पूरी उड़ी तहसील में देखेंगे सबसे ज़्यादा आकार जो इस वक्त है रोज़गार की भी है, लेकिन उसके साथ साथ जो इस वक्त रोज़गार को हल करने का मसाइल जो उन्होंने कहा इनके लोकल मैनिफेस्टो में भी है, लेकिन पानी का जो मसला है, पानी से हर तरफ से लोग जो हैं तंग हैं, और हमें उम्मीद है कि सजाद साहब उसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। आपने 2 सवाल किए, बिजली, कटेलमेंट, पानी। सजाद साहब, ये हमारे जहन में भी है, जब हम बॉर्डर एरियाज़ की बात करते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज हैं लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन सही तरीके से नहीं होती है, जैसे उन्हें सवाल किया। बिल्कुल सही है, इस बात पे हम भी इनके साथ सहमत हैं कि चिराग तले अंधेरा। हम ये बार बार ये कहते हैं कि भाई हमारी उड़ी में 3 पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उड़ी 1, उड़ी 2, लवर झेलम, जो पूरी रियासत जम्मू कश्मीर को पावर देता है, और उसके साथ साथ जब सरप्लस होता है तो नॉर्दर्न ग्रिड को भी जाता है। तो हमारे यहाँ पे हम नहीं कहते कि कटेलमेंट नहीं होती, कटेलमेंट होती है। सर्दियों में पानी कम हो जाता है और उसकी वजह से जनरेशन कम हो जाती है, लेकिन कटेलमेंट का एक टाइम होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी एसटीडी वालों से भी और पावर डिपार्टमेंट जो हमारे हैं उनसे भी ये बात की कि भाई आप कटेलमेंट करें,
लेकिन कटेलमेंट का मीन्स कि लोगों को पता हो कि भाई अगर ये 2 घंटे जाएगी तो उस 2 घंटे में वो उन्होंने क्या करना है, कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे अपने आप के कामों जो है वो मुकम्मल करने हैं। तो कटेलमेंट के शेड्यूल जो है उसको बराबर रखिए। ये नहीं कि 6 से 8 बजे तक कटेलमेंट है, 8 बजे बिजली आई और 8:30 बजे फिर गुल हो गई, वो नहीं होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी शुड बी दियर। और इसके ऊपर हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश की है और इंशाल्लाह रब्बिल अज़ीम हमने जो बर्मा मैनिफेस्टो दिया हुआ है हम उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। और दूसरा जो इन्होंने बोला पानी का, जल जीवन मिशन के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जल जीवन मिशन, कि पानी हर घर में पहुंचना चाहिए। तो उसके लिए ऑलरेडी यहाँ पे कुछ मुश्किलात थी, उनको हमने स्ट्रीमलाइन किया हुआ है और अब नई सरकार आई है, अवाम की सरकार आई है, तो उसमें तेज़ी आएगी। अब ये है कि कई जगहों पे रिसोर्स जो सोर्स होता है पानी का वो ड्राई हो गया है, बिकॉज वेदर कंडीशंस ऐसी हुई, क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हैं, उसकी वजह से मुश्किलात ज़रूर हैं। बट इंशाल्लाह रब्बिल अज़ीम हमें पूरी उम्मीद है अपने पीएचई डिपार्टमेंट से, वी आर हैविंग ए वेरी गुड ऑफिसर्स एंड वो इस पे लगे हुए हैं और हमने भी उनको ये टाइम दिया हुआ है, फ्रेम दिया हुआ है कि इस टाइम फ्रेम में जो है ये जो जल जीवन मिशन है इसको शुड बी अकम्प्लिश्ड। दोनों चीज़ों का जवाब है जी। आप इशारा दिखा रहे हैं जी, आप नाम भी बताएं, कहाँ से हैं और सवाल भी बताएं। जी, मेरा नाम तारिक हाशिम खान है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हमारे सवाल सुनने के लिए और एमएलए साहब से जवाब लेने के लिए। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये कहूँ कि हमारी जो उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है ये 2 हिस्सों में बटी हुई है, दरिया के इस पार और उस पार में। जैसे मेरे एक साथी ने पहले बताया कि सरहदी विलेज से वो ताल्लुक़ रखते हैं ग्वालता, उसी तरह उसकी अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा एक गांव पड़ता है, इसे कमल कोट कहते हैं, मेरा ताल्लुक़ वहाँ से है। सेम सिचुएशन और सेम कंडीशन जो है वो है। अब इन्होंने वो सवालात तो किया, दोबारा दोहराना मैं मुनासिब नहीं समझूंगा। बदनसीबी से 2005 को जो अर्थक्वेक हुआ तो उसमें यहाँ का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो सब बर्बाद हो गया, तबाह। लेकिन ये पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरी उड़ी जानती है और पूरी दुनिया जानती है, उसके लिए बहुत पैसा आया। मतलब मैं ये कहूँगा कि हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जितना नुकसान हुआ था उससे शायद 10 गुना ज़्यादा पैसा यहाँ पे आया, लेकिन बदनसीबी से वो उस वक्त की मौजूदा सरकार ने सही तरीके से उसे यूटिलाइज़ नहीं किया। अब की पोजीशन में आपको ये बताऊं कि मैं आपको दच्छी से आगे की पोजीशन बताऊंगा। दच्छी वहाँ कमलकोट सेक्टर है, वहाँ पे 10-15 गाँव हैं। वहाँ पे इस वक्त तक जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनमें एक ज़रूरत हमारी खाने पीने में वो राशन भी आता है। राशन स्टोर की अगर हम बात करेंगे तो मैं ये एमएलए साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ और ये पूछना चाहता हूँ कि वो हमें ये बताएंगे कि यहाँ से लेके वहाँ तक इस वक्त तक हमारी एक स्टोर की बिल्डिंग भी मौजूद नहीं है। राशन जो होता है वो राशन डाला जाता है लोगों के घरों में, जैसे चूहे ही खा जाते हैं। दूसरा एक सवाल रहेगा मुख्तसर सा, यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी, बाकी चीज़ें तो उन्होंने बताई। रोड कनेक्टिविटी से हवाले से ये बताऊंगा कि जो मेन रोड्स आज से 20 साल पहले बनी हुई थी उनसे अगर लिंक रोड जो मुख्तलिफ डिफरेंट गाँव में गई हुई हैं तो उनके जाने का ये फ़ायदा हुआ है कि वहाँ पे सिर्फ सोमो जा रही हैं और गरीब लोग जो हैं वो 150-200 रुपये लेके किराया आते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है बस जाने आपने इस गाँव का दक्षिण नाम बताया, कमलकोट सेक्टर है। सजाद साहब जैसे इन्होंने कहा कि वहाँ बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, खासकर राशन डिपो नहीं है, पहले उसका बताएं। देखिए बिल्कुल कमलकोट भी हमारा एक दूसरा बॉर्डर एरिया है और पिछले 5-7 साल से मैंने कहा ना कि बड़े दावे किए गए, लेकिन वो दावे सिर्फ खोखले थे। तो बिल्कुल उनकी बात सही है कि वहाँ पे कोई भी एक डंपिंग जो है स्टोर नहीं बनाया गया है और इंशाल्लाह रब्बिल अज़ीम हम विल टेक अप द इशू। ये लोगों का इशू है, लोगों के प्राइम है, खुराक तो चाहिए और अगर वहाँ पे डंप हो जाएगा तो ज़्यादा बेहतर है। सरमाई हालात आने वाले हैं, उससे पहले जो है वो जो है राशन जो है वो वहाँ डंप होना चाहिए एंड विल टेक अप द इशू। एक और सवाल इन्होंने किया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इनफैक्ट मुझे भी शायद इसके कई सारे फ़ोन्स आए हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उड़ी के जो दूर दराज के इलाके हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ, वहाँ पे इशू है ये। बिल्कुल पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हमारे पास यहाँ मिनी बसेस और बड़ी बसेस नहीं हैं। लोकल्स लोग बेचारे उस पोजीशन में नहीं है कि वो ख़रीद के यहाँ पे चला सकें। जो थोड़ा बहुत जो इनके पास है सोमो सर्विस चलती है। और यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारी है वो स्टूडेंट्स की है, कॉलेज स्टूडेंट्स, हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स, उनको सफ़र करना पड़ रहा है। अभी मुझे फ़ोन आ रहा था कि भाई हमें गाड़ी नहीं मिल रही है वापस जाने के लिए। वो इशू मैंने RTO कश्मीर से उठाया हुआ है एंड शाहनवाज साहब ने मुझे यकीन दिलाया है ये बजट सेशन ख़त्म होने के बाद वी आर गोइंग टू हैव ए मीटिंग विद द ट्रांसपोर्टर्स ऑफ बारामूला और उनसे हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो लोग जो हैं अपने आने वाले वक्त में जो है 1-1 हफ़्ते के लिए 10-10 दिन के लिए इन रूट्स पे गाड़ियां भेजेंगे
तो 10 दिन के बाद नई दूसरी गाड़ी का कुछ ना कुछ हम करेंगे और लोकल्स को भी कहेंगे कि आप भी गाड़ियाँ खरीदो। हमारे पास एक सामाजिक कारकुन है जी, आप पहले नाम भी बताएं, कहाँ से आप? मेरा नाम आमिर आफ्ताब है और मैं जर्नलिस्ट भी हूँ। मसाइल तो बहुत सारे हैं, जिस तरह से हमारे सभी भाइयों ने जो बात की यहाँ पे। अगर हम बात करेंगे उड़ी की, तो यहाँ पर मसाइल भी हैं और सवालात भी हैं, लेकिन मैं बात करूँगा जिस तरह से मैं बिलोंग करता हूँ सुल्तान डक्की से। यहाँ से तकरीबन 15 से 16 किलोमीटर दूरी पे यहाँ पे वाक़ है गाँव। वहाँ की बात करेंगे, जो मेन से जो रोड जो कनेक्टिविटी जो पूरे गाँव को आ रही है उसकी बात करें तो 2015 से उसका जो काम चल रहा है, लेकिन अभी तक 2026 में जाके कंप्लीट नहीं हुआ। आपको सुन के शौक लगेगा, 3.4 किलोमीटर की रोड टोटल है उसका जो सैंक्शन वहाँ पे काम हुआ है, लेकिन अभी तक उसकी कंप्लीट नहीं हुआ। वहाँ पर इस वक्त जो है मैग्डमाइज का जो काम चल रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट के ऊपर निशाना साधूंगा मैं, PMGSY के अंडर वो काम चल रहा है, बिल्कुल सरसरी तौर पर काम चल रहा है। कोई भी प्रॉपर वे से जो एक स्ट्रेटजी होती है उसके तरीके से काम नहीं चल रहा है। अभी दीवारें लगाने के बगैर वहाँ पे जिस तरह से लोगों के जो प्रोटेक्शन वॉल्स हैं या फिर ज़मीनें कटी हैं उनको दीवारें देनी है, ड्रेनेज सिस्टम है, उसका वहाँ पर कहीं पे नाम निशान नहीं है। डिपार्टमेंट यह कह रहा है कि हम पहले मैग्डमाइज़ करेंगे। आप कह रहे हैं सुल्तान डक्की में रोड का इशू है जी। और दूसरा सवाल मैं आपको ये बताऊँगा कि वहाँ पर हमारा जो हॉस्पिटल है PHC सेंटर सुल्तान डक्की, वहाँ पर सिर्फ 10 to 4 ही वो फंक्शनल रहता है, ठीक है। उसमें बीच में एक डॉक्टर है, ना ही वहाँ पे एम्बुलेंस की कोई सुविधा वहाँ पे उपलब्ध है, कोई भी फैसिलिटी एम्बुलेंस के लिए। PHC है वहाँ पे, PHC सेंटर हॉस्पिटल है, PHC सेंटर है, अच्छा बड़ा हॉस्पिटल है। तकरीबन 1800 की आबादी तो सुल्तान डक्की की और उसको बासगरान दची ये सारे एरिया उसको अपने आ जाते हैं। तो एक तो हमारी ये डॉक्टर साहब से ये रिक्वेस्ट भी रहेगी और सवाल भी रहेगा, अभी नए नए MLA बने हैं यहाँ पे, तो जिस तरह से सब ने कहा कि पहले ही सब कुछ बोलना, तो एक तो उसके ऊपर नज़रसानी और दूसरा जो PMGSY डिपार्टमेंट है जो रोड के ऊपर जो काम कर रहा है उसके साथ बातचीत करके कम से कम उस काम को तो प्रॉपर वे में करवाया जाए। आपके पास भी आएंगे सजाद साहब, 2 सवाल इनके हैं। एक सुल्तान डक्की में जो PMGSY रोड है 2015 से जूं का तू है, PHC सेंटर है, लेकिन नाइट आवर्स में ना तो एम्बुलेंस है वहाँ पे और शाम को बंद होता है। देखिए उसके 2 रीज़न्स हैं। PMGSY रोड का जब हमने सर्वे किया और जो हमने डिस्कशन की, PMGSY रोड में क्या हुआ कि लोगों को जो उनकी मुआवजा मिलना चाहिए ज़मीन देने का जो PMGSY में था, वो मुआवजा पिछले 5 साल से नहीं मिला है। जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू और कश्मीर को उस वक्त जो पैसे देने थे, दैट वाज 1300 करोड़ रुपया पूरी JNK में जहाँ जहाँ पे भी ज़मीनें ली गई थी, लेकिन क्योंकि UT सेक्टर था तो UT सेक्टर में ऐसा हुआ कि UT में इनको 3 गुना ज़्यादा देना पड़ता था। तो रिज़ल्ट ये हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट ने वो पैसा एट हाल्ट किया, शायद पैसे नहीं थे, दावे तो बड़े बड़े किए गए, UT बना के हम जम्मू और कश्मीर को नया कश्मीर बनाएंगे। तो हालत ये है कि हमारे 5 से 7 साल से 7 साल से लोगों को जो है उनके ज़मीनों का जो है मुआवजा नहीं दिया गया है। तो एक तो बड़ी बात हो। दूसरी बात उसमें ये थी कि PMGSY में स्ट्रक्चर्स जो जाते थे, अखरोट के दरख्त जाते थे या बाकी कोई दरख्त जाते थे, उनका मुआवजा भी देना था, जो अभी तक नहीं मिला है। और मेरी मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं यहाँ आता हूँ तो लोगों का वही हाहाकार मचा हुआ है कि भाई हमें वो मुआवजा नहीं दिया गया। तो आपके माध्यम से भी मैं ये कहूँगा इमीडिएटली कि मेहरबानी करके वो मुआवजा दीजिए ताकि लोगों को बेनिफिट मिल सके। उसी की वजह से जो PMGSY रोड जो हमारी यहाँ की थी, इसमें लोग जो है इसमें प्रोग्रेस जो रही बड़ी स्लो रही। अब हमने इसको एक्सपीडाइट करने की कोशिश की है और इंशाल्लाह वो जो मुद्दा है इनका वो ठीक हो जाएगा। जो दूसरा मुद्दा इन्होंने बनाया PHC का, देखिए उस वक्त क्या हुआ है कि एक PHC बनाने में, एक हायर सेकेंडरी बनाने में एक स्टाफ की बहुत ज़रूरत होती है। उस वक्त हैप्पीजर्डली नाम दे दिया गया जी ये PHC है, बट PHC में एक स्टाफ तो चाहिए, डॉक्टर चाहिए, 24/7 उसको चलाना है, आपको टेक्नीशियंस चाहिए, वो कहीं भी नहीं थे। एक बिल्डिंग खड़ी कर दी गई, ये होगी जी PHC, लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, वो हम नहीं कर सकते हैं। अभी हमने इमीडिएटली जो है डॉक्टर्स डिप्लॉय किए हैं, डॉक्टर्स वहाँ पे 2 हैं, मैंने परसों रिव्यू मीटिंग में ये लिया, एंड वो डे टाइम पे होते हैं, लेकिन नाइट वाली फैसिलिटीज़ वहाँ पे अभी मौजूद नहीं, क्योंकि हमारे पास जो नाइट वाला स्टाफ है वो ओवरऑल है ही नहीं। अभी हमारी पहली कोशिश है कि हमारा जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उड़ी है और हमारी जो PHC है जिसको हम CHC में बनाना चाहते हैं, जो तहसील बोनियार है, उसको हम करना चाहते हैं, स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। तो अभी हमारा ये है कि कम से कम उड़ी
हेडक्वार्टर में जो हमारा SDH है ये चले, ये इम्प्रूव हो जाए। सो हम इसके ऊपर हैं इंशाल्लाह रब्बिल अज़ीम। जो ही ये हो जाएगा और जो हमने नेक्स्ट स्टेप्स जो हैं, जो हमारी जो नाम निहाद PSCs हैं, हम इनको स्ट्रेंथन करेंगे। नाम निहाद PSCs को स्ट्रेंथन किया जाएगा। जी आप हुजूर बताएं क्या इसमें शरीफ है, आपका कहाँ से ताल्लुक? सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। मैं इसी कॉन्स्टिट्यूंसी की तहसील बोनियार से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम है राजा जावेद अली खान। मैं आपसे ये कहना चाहूँ जनाब कि डॉक्टर सज्जाद साहब हमारे लिए कोई नए नहीं हैं। ये इसी धरती की पैदाइश है, उड़ी के रहने वाले हैं। और दूसरी बात ये है जनाब कि इनके वालिद साहब ने यहाँ पे जनाब अरसा 25-30 साल नुमाइंदगी की है। मसाइल तो हमारे बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे जो मसाइल हैं वो पिछले 10 सालों से बड़े हैं। जो हमारे मसाइल बढ़ गए हैं यहाँ के उड़ी के, वो पिछले 10 सालों से क्रिएट हुए हैं वो मसाइल। इससे पहले जब हमारे मोहतरम शबी साहब बरसरे इक़्तिदार थे, यहाँ के MLA थे, तो हमारे मसाइल एड्रेस होते थे। अब इस वक्त ऐसे कौन से मसाइल है, खासकर बोनियार से आप ताल्लुक़ रखते हैं, जो MLA साहब को एड्रेस करने हैं? जी, ये हमारे जो 10 साल से मसाइल पैदा हुए हैं जनाब, सबसे बड़ा मसला हमारा जो है बिजली का है। क्योंकि बिजली जो है हमारे उड़ी में इस वक्त 4 पावर प्रोजेक्ट फंक्शनल हैं और 5वां हमारा प्रोजेक्ट जो है वो बैठा हुआ है मोहरा, जो हमें उस ज़माने में पूरे तहसील उड़ी और तहसील बुनियाद को बिजली देता था। इससे पहले हमने जो सरकारें थी, हमने उनसे मुतालबा किया कि कम से कम इस प्रोजेक्ट को दोबारा तामीर कीजिए ताकि यहाँ पे लोगों को बिजली मिल सके। दूसरा जो पिछले हम अपने पीरियड की बात करूँगा मैं, जब हमारे शफी साहब यहाँ बरसरे इक़्तिदार होते थे तो हमारे उस वक़्त 200 रुपया बिजली फ़ीस थी और वही बिजली फ़ीस आज 2200 रुपया हो गई है। 1500 से लेके 2200 रुपया। हमारा मुतालबा ये होगा हमारे MLA से कि उस पर नज़रसानी की जाए, क्योंकि हम बिजली पैदा करने वाले। यानी कि आपने 2 सवाल किए, शायद सजाद साहब ने दोनों का सवाल का जवाब इससे पहले भी दिया है, दोबारा इनके पास जाएंगे। जी आप एक नौजवान हैं, नाम बताएं कहाँ से? मेरा नाम तनवीर अहमद चौलकू है, उड़ी का, मैं उड़ी टाउन का रहने वाला हूँ। मेरी तरफ से आप सबको मुबारकबाद कि आपने उड़ी जैसे दूर दराज इलाके में लोगों के मसाइलों का अजाला करने के लिए, सुनने के लिए और हमारे रिप्रेजेंटेटिव, हमारे MLA तक पहुंचाने की कोशिश की। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे आज हम खड़े हुए हैं, शायद ही मुझे लगता है कि पिछले 10 साल दौर में, तो मैं उसको मतलब ब्लैक एरा कहता हूँ, डार्क एरा कहता हूँ। 10 साल ये ब्यूटी है लोगों की, रिप्रेजेंटेशन की, चुनी हुई सरकार की, कि आप यहाँ पे आए हैं और हमारा रिप्रेजेंटेटिव यहाँ सामने है, तो लोग सवाल कर रहे हैं और वो जवाब दे रहे हैं। हालांकि ये बहुत अर्ली स्टेज है, अभी कोई जवाबदेही का इनका वक्त नहीं है, क्योंकि 10 से 20 दिन हो गए सरकार बने हुए। और मुझे लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेके कि अनएम्प्लॉयमेंट की उन्होंने बात की थी और 575 पोस्टें हमारी मिनिस्टर साहिबा ने कल एडवर्टाइज़ की, जो हमारे MLA साहब ने अभी यहाँ पर जिस चीज़ का जिक्र किया। मेरे कुछ सवाल हैं जो डॉक्टर साहब को आगे लेके मतलब चलने हैं, यूथ को लेके, कि हमारा एक इशू है। पिछले 8 साल से उस डार्क एरा का जो बोझ है वो इस साल तक आ पहुंचा है। हमारी जो यूथ है वो ओवर एज हो चुकी है। पिछले 8 साल से हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस में रिक्रूटमेंट नहीं हुई थी, उसकी वजह से इस बार 4000 रिक्रूटमेंट जो है वो एडवर्टाइज़ की जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने, लेकिन उसमें जो एज लिमिट रखी गई है वो 28 साल। मुझे बोलो, जो 8 साल पहले जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए या जम्मू कश्मीर PSI के लिए इसके लिए तैयारी कर रहा था, वो कहाँ जाएगा? एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल है, ये डॉक्टर साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे जो CM साहब हैं उन तक पहुँचाएँ। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट इशू है, हमारे उड़ी में कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, चाहे वो 4 लेन को लेके हो, चाहे वो रेलवे को लेके हो। तो उन लोगों से हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जब भी कोई यहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट बनता है, यहाँ पे आउटसाइडर्स यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय से आके लोग काम करते हैं। यहाँ के लोग सिर्फ वही मजदूर तबका रह जाता है, डेली वेजर्स बन के रह जाता है। लेकिन मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूँगा कि जब वो यहाँ आएँ, उनकी अथॉरिटी से बात करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को। आपने 2 सवाल किए, शायद दोनों सवाल डॉक्टर साहब समझे होंगे कि ये हमारे एक नौजवान है, 2 सवाल इनने पूछे, बताएं। देखिए, जो इन्होंने बोला है बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी बात बिल्कुल सही है कि एज रिलैक्सेशन की जो बात है ये हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है और ये हमने ऑलरेडी टेकअप किया हुआ है। हम ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर साहब से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई
जो ये पोस्टों के लिए निकला है, इसमें थोड़ी सी एज रियलाइजेशन की जाए, ताकि जो 32 और 34 साल की एज वाले हैं, क्योंकि पिछले 5-6 साल से रिक्रूटमेंट हुई नहीं, तो बिल्कुल इनका सवाल जो है बिल्कुल सही है। और मैं आपके माध्यम से भी चीफ मिनिस्टर साहब से यही कहूँगा और हम कि जो एज रियलाइजेशन वो की जाए। और दूसरी बात जो इन्होंने की है वो ये की है कि जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बिल्कुल मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आएंगे उनमें सब पहली प्रेफरेंस जो है वो हमारे लोकल्स को दी जाए। जो हमारे लड़के लोकल लड़के हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, MBA स्टूडेंट्स हैं, उस फील्ड में महारत रखते हैं, और जो हमारा जो लेबर तबका है, दे शुड बी गिवन द फर्स्ट प्रेफरेंस। यानी कि लोकल्स को पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। प्रोग्राम हमारा इख्तिताम पजीर हो रहा है। जी आप सवाल बताएं, क्योंकि कुछ मिनट्स हमारे पास बच चुके हैं। सवाल बताएं। जी, मेरा नाम खुर्शीद पांडे है। मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने ये प्लेटफॉर्म दिया हमें, MLA साहब को लाके। मेरा सवाल ये रहेगा MLA साहब से, पहले उनको मुबारक हो कि 24 साल की उनकी मेहनत जो है वो उनने रंग लाई है। ज़मीनी सतह पे वो खुद सारे मसाइल से वाकिफ़ हैं, उनको कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा पहला सवाल, जो उनके वालिद ने 2002 में एक RT स्कीम पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में शुरू की थी, उस स्कीम को लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की हुक्म, वो काला दिन जो आया था 370 5 अगस्त को, उस काले दिन के बाद वो स्कीम जो है यहाँ से वो ख़त्म कर दी गई। मेरी गुजारिश इनसे रहेगी कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही उस स्कीम को पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में लागू किया था, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस अब उस स्कीम को कश्मीर में लागू और करेगी? पहला सवाल एक। दूसरा सवाल यह है कि भारत सरकार के हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, अरबों की तादाद में उन्होंने पैसा दिया, लेकिन पिछले 10 साल से रोड्स के लिए स्पेशली उसमें खुर्द बुर्द किया गया है। तो MLA साहब क्या उनकी पूछताछ करवाएंगे? नंबर 3, यहाँ पे साबका सरकार ने और साबका मिनिस्टर साहब ने अंधाधुंध फिल्ट्रेशन प्लांट बनाए गए हैं, लेकिन वो फिल्ट्रेशन प्लांट टोटली रन नहीं कर रहे। क्या MLA साहब उनकी तरफ भी तवज्जो देंगे? मेरी गुजारिश ये रहेगी। डॉक्टर साहब 3 सवाल इन्होंने किए, लेकिन चलते चलते हमारे एक और नौजवान है। जी नाम बताएं, कहाँ से आप? जी मैं हसीब अहमद ख्वाजा, एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। तो मेरा तो सवाल यही रहेगा कि हमें जो डॉक्टर साहब से मेरे सवाल रहेंगे, हमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट है या रोड है, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट में आपको मैं बताता चलूँ कि हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट जो है, जिस इलाके से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पिछले 20 साल से एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास। लेकिन आपका कौन सा इलाका है? दनी सईदा। जिस इलाके से दनी सईदा से मैं बिलोंग करता हूँ सर, उसमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर पिछले 20 साल से है, लेकिन वहाँ पहले डॉक्टर साहिबान नहीं थे, अब डॉक्टर साहब हैं उधर। लेकिन जो हमारे हेल्थ इक्विपमेंट हैं उनकी कमी है। एक CBC टेस्ट के लिए, एक ब्लड टेस्ट के लिए पहले दिन डॉक्टर साहब प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा, उसके बाद उस टेस्ट के लिए प्रिस्क्रिप्शन उसका वहीं रहेगा, दवाई नहीं ले सकता है। उस टेस्ट के लिए उसको पहले बारामूला जाना पड़ेगा, बारामूला से CBC टेस्ट करके उसको वापस डॉक्टर साहब के पास आना पड़ेगा, फिर दवाई लिखानी पड़ेगी। और जहाँ तक है रोड कनेक्टिविटी का, जहाँ तक सवाल है, 90% रोड कनेक्टिविटी उड़ी में ओवरऑल हो चुकी है पूरी। उस चीज़ से सजाद साहब बिल्कुल वाकिफ़ हैं। डॉक्टर साहब से आप ट्रांसपोर्ट की बात करते हो, ऐसे इलाकों में धूल और गर्द गुबार इतना है कि रोड की हालत ऐसी है। यानी कि डॉक्टर साहब ने आपके 3 सवाल भी सुने हैं, उनके सवाल भी सुने हैं। क्विक सर मेरे MLA साहब से रिक्वेस्ट है, ये जो रेलवे प्रोजेक्ट आ रहा है, इसमें देखिए सर, इसमें लास्ट स्टेशन रखा गया है सुल्तान डक्की या गिंगल। एक गिंगल में है, गुरकोट है, नामला है, लगामा है, बांडी है, दियार है, माचिकरंड है, इनके लिए कुछ नहीं। यहाँ नज़दीक तरीन एक स्टेशन परमपीला या उसके अपोजिट बटंग में रखा जाए, मेरी रिक्वेस्ट है सर। ठीक है डॉक्टर साहब, काफ़ी एक साथ सवाल आए, तो आखिर पर इन सब सवालात का जवाब डॉक्टर सजाद शफी साहब देंगे। देखिए, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि पहले हमारा जो एजेंडा है वो है कि इस UT को पहले स्टेट में तब्दील किया जाए। पहले हमारी स्टेट हमें बहाल की जाए, और स्टेट के अंदर जो पावर्स होते हैं, आप देखते हैं कि UT में कई पावर्स जो हैं वो अभी बाइफरकेटेड हैं। कई पावर्स अब हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास हैं, कोई हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के पास हैं। तो जब तक पहले स्टेट नहीं आएगी तो कई चीज़ों का जो है अजाला नहीं हो सकता है। पहले हमारी स्टेट आए, जो हमारी डिमांड है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आहिस्ता आहिस्ता हल होंगी। क्योंकि कोई चीज़ ख़राब हुई है तो उसको टाइम लगता है, जब कोई ज़ख्म होता है तो उसको हील करने में टाइम लगता है। और मैं यही अपने नाज़रीन को यही यकीन दहानी करता हूँ कि इंशाअल्लाह रब्बिल अज़ीम हमने जो मुतालबे आप लोगों ने बोले हैं
और जो हमने अपने मंशूर में बोला हुआ है हम उसको पूरी तरह अगले 5 साल में इम्प्लीमेंट करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने का हमारा जो सबसे प्राइम मसला है उसको हम दूर करेंगे। और जो बाकी रहा सड़कों का मसला, हमारे हॉस्पिटल्स का मसला, बुनियादी जो मसाइल हैं वो इंशाल्लाह एक एक करके हम इसको इनका अजाला करेंगे। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मुझे उम्मीद है कि अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ जनाब उमर अब्दुल्ला साहब हम इन सब मसलों को इंशाल्लाह अगले 5 साल में हल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये है प्रोग्राम ओपन टॉक। इसमें हम डॉक्टर सज्जाद शफ़ी उरी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जो यहाँ के मकामी एमएलए हैं। आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, समाजी कारकुनान, हमारे कश्मीरी पंडित भाई है और हमारे जर्नलिस्ट साहब है और दीगर समाजी तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात हैं और आम लोग भी काफ़ी है यहाँ पे जिन्होंने अपने मसाइल एमएलए साहब के सामने रखे। और यही लोगों की उम्मीद है कि इन्होंने अपना वोट दिया है, इन्होंने अपना एतमाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को और यहाँ के लोगों ने सज्जाद साहब पर एतमाद किया है। और ये भी सज्जाद साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि जो इन्होंने अपने मसाइल सामने रखे हैं इंश्योर करते हैं कि इन मसाइल का ज़रूर इजाला किया जाएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में ओपन टॉक आज हमारी टीम आई थी बारामूला के उरी इलाके में, ये यहाँ के कॉन्स्टिट्यूंसी है लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक। और आज के हमारे ख़ास मेहमान थे यहाँ के एमएलए डॉक्टर सज्जाद शफ़ी उरी साहब। अगले प्रोग्राम में एक और कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा करेंगे, वहाँ के मकामी एमएलए से बात होगी, लोग सवालात पूछेंगे और वहाँ के एमएलए जवाबात देंगे। देखते रहे गुलिस्तान टीवी विद गुलिस्तान टीम श्रीनगर। इमरान नाइकू, उरी, बारामूला।